नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का जब पहले चरण का चुनाव है जो 7 तारीख को होने वाला है, उसके लिए जो चहलकदमी है वो बहुत तेज हो चुकी है। चुनाव प्रचार से लेकर जैसे ही दशहरा खत्म हुआ, चुनाव प्रचार बहुत तेजी से होने लगे हैं। सीएम भूपेश बघेल, पीएम मोदी के अलावा राहुल गांधी, और ये खबर है कि अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वो खड़गे भी बस्तर में आने वाले हैं। तो हम इस वक्त है, जनचौक की टीम इस वक्त बीजापुर विधानसभा सीट में है। ये जो सीट है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र से, आंध्र से सटा हुआ है, तो सेंसिटिव एरिया भी है। तो यहाँ के कुछ पत्रकार है, बीजापुर के पत्रकार से उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के माहौल समस्या है क्या, जो पिछले 5 साल में सरकार ने वायदे किए तो पूरा किए हैं, और फील्ड पे जब ये जा रहे हैं तो जनता का क्या रिस्पॉन्स है। तो मैं पहले जो पत्रकार है उनसे मिला देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले है मुकेश चंद्राकर जी है, बस्तर जंक्शन उनका चैनल है और ये बस्तर की जो खबरें हैं उसको दिखा रहे हैं। दूसरे हमारे साथ रंजन दास जी हैं, भरत है हमारे साथ, किशोर कुमार हैं और विशाल। तो ये 5 जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर होंगे, इनसे चर्चा करेंगे जो फिलहाल का माहौल है। पहला जो मेरा सवाल है वो अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है, पहले चुनाव की घटना से पहले मुकेश जी, मैं ना जो अभी घटना हुई जो आपका एसडीएम का पे बात करना चाहूंगी कि क्या था और कैसे जर्नलिस्ट को भी टारगेट किया, जैसे रेस्ट ऑफ दी जगह में तो टारगेट किया जा रहा है, बस्तर में कैसे टारगेट किया गया है। देखिए, इस लीगल नोटिस की आप बात कर रहे हैं। दरअसल माओवादियों द्वारा 26 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया गया था और ठीक एक दिन पहले 25 अक्टूबर को जांगला थाना क्षेत्र के करीब नेशनल हाईवे को माओवाद संगठन द्वारा सड़क काटकर नेशनल हाईवे जाम करने की खबर आई, जिसके बाद हमने इस संबंध में बीजापुर एसपी से चर्चा की। उन्होंने इस खबर का खंडन किया तो हमने खबर रोक दिया। करीब 1.5 घंटे बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास ये खबर आती है कि जांगला थाना क्षेत्र के बरदेला के ही इलाके में माओवाद संगठन द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया और साथ ही 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई और नेशनल हाईवे पे सूखी लकड़ियां रखकर उस पर आगजनी की गई। इस खबर की तस्दीक कर ही रहे थे कि हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पत्रकार साथी दैनिक भास्कर से लोकेश शर्मा जी वहाँ फंसे हुए हैं। तो हम तुरंत उनसे संपर्क करते हैं तो वो इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे जो है फायरिंग हुई है और आगजनी की गई है। इसी आधार पर इस खबर को हम ब्रेक करते हैं। केवल मैं ही नहीं, बीजापुर के सारे पत्रकार ब्रेक करते हैं, जगदलपुर के कई पत्रकार ब्रेक करते हैं और ये खबर दैनिक भास्कर में बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज़ के एक पत्रकार साथी हैं दीपक विश्वकर्मा जी, वो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। इसके बाद 26 तारीख की शाम को हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे किसी पत्रकार साथी को कलेक्ट्रेट की तरफ से एक नोटिस थमाया जाने वाला है, जो हमारे सोर्सेस बताते हैं। मगर सुबह 11:30 बजे जैसे ही ये नोटिस हमारे यहाँ पहुंचती है, हैरान कर देने वाला मामला ये रहता है कि इसमें 4 पत्रकारों को टारगेट किया गया है, नोटिस थमाई गई है और ये नोटिस एसडीएम कोर्ट से आया हुआ है और उसमें स्पष्ट तौर पे इस बात का जिक्र है कि 26 तारीख को आप लोगों के द्वारा आईडी ब्लास्ट, फायरिंग और आगजनी की खबर जो प्रसारित की गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पे साझा की गई है, ये पूरी तरह भ्रामक खबर है। इसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है और आप लोगों की इस सूचना की वजह से लोगों में भय का माहौल निर्मित हो रहा है। तो क्यों ना आप 27 तारीख की शाम 3 बजे तक हमें इस नोटिस का जवाब रिटर्न में दीजिएगा और यदि नहीं देते हैं उस परिस्थिति में आप पे एक तरफा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हमने तमाम जो पत्रकार साथी हैं ये प्रशासन पे दबाव बनाने लगे कि कैसे आप जो है, रायपुर और दिल्ली के पत्रकार साथी भी, कि कैसे आप एक खबर के लिए 4 ही पत्रकारों को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद 3 बजे हम इसका जवाब देने पहुंचते हैं। एसडीएम हमें मिलते नहीं है मगर कलेक्टर से हमारी मुलाकात होती है और कलेक्टर से हम यही सवाल करते हैं कि इस खबर को 50 पत्रकारों ने साझा किया है, 50 संस्थानों ने इस खबर को प्रसारित किया है, आप केवल 4 पत्रकारों को ही क्यों टारगेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, संभावना मुझे ऐसी लगती है कि इसके पीछे राजनीतिक द्वेष है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसे ही चुनावी माहौल शुरू हुआ, मैं चुनावी चर्चाएं कर रहा हूँ, तो ऐसे में सत्ताधारी दल को लेकर, सरकार को लेकर लोगों में थोड़ी असंतुष्ट या वो असंतोष नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के दबाव में आकर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की और हमारे जो पुख्ता जो सोर्सेस हैं वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि यदि पत्रकारों का दबाव प्रशासन पर नहीं बनता, रायपुर और दिल्ली के पत्रकार सोशल मीडिया पर नहीं लिखते, नहीं बोलते, तो बहुत संभावना थी कि 15 दिनों के लिए हमें जेल में डाल दिया जाता। तो चुनाव के दौरान हमें
चुनाव से बाहर करने के लिए या चुनावी कवरेज से बाहर करने के लिए हमें जेल के अंदर ठूसने की एक कोशिश थी, जो नाकामयाब रही थी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि लोग जो है वो सरकार से असंतुष्ट, ये सबसे मेरा सवाल है जब आप लोग फील्ड पे जा रहे हैं तो किस तरह का असंतोष है, क्योंकि पीछे अगर देखें 2018 से पहले 15 साल भाजपा ने सरकार राज किया, यहाँ पर लंबी सरकार चली रमन सिंह की, और उसके बाद अभी भूपेश बघेल की सरकार आई थी, बड़े वादे थे, बहुत सारे काम हुए भी है जो दिख रहे, लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि बीजापुर की जनता जो खुश नहीं है यहाँ के जो विधायक है विक्रम मंडावी से? जी देखिए, भ्रष्टाचार का एक अहम मुद्दा है। इसके पीछे वजह ये है कि करीब 3 साल पहले से बीजापुर के कद्दावर नेता अजय सिंह ठाकुर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, राज्य युवा आयोग के सदस्य हुआ करते थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये बीजापुर विधायक को लेकर लगातार सोशल मीडिया में हमलावर थे, और इसके बाद 2 साल पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, राज्य युवा आयोग सदस्य से भी उन्हें हटा दिया गया, और वो मुखर होकर उसके बाद विक्रम शाह मंडावी जी पर आरोप लगाने लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे, बाकायदा दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ आरोप लगाने लगे। जब तथ्य और दस्तावेजी प्रमाण सामने होंगे, जाहिर सी बात है लोग यकीन करना शुरू करेंगे। मगर उस वक्त भी ये लग रहा था, आज से करीब 2 महीने पहले तक भी ये लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ से बहुत आराम से इस सीट को निकाल रही है, मगर पिछले कुछ दिनों में हवा का रुख ऐसा बदला है कि मामला बिल्कुल टक्कर का हो गया है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का। अभी बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता, 50-50 की संभावना नजर आ रही है। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस ने बड़ी लीड से जीत हासिल की थी इस सीट हाँ, पे। मेरा वही सवाल है कि 22,000 21,000 का गैप था, फिर अचानक से ऐसा, अभी आप कह रहे हैं कि 2 महीने तक सब कुछ नॉर्मल था, अब ये चीज इस सिचुएशन पे आ गई 50-50 पे। तो मैं रंजन से आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब जा रहे हैं लोगों से, तो ऐसा क्या दिख रहा है कि लोगों में ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा नजर आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ा चेंज चाहिए? देखिए, एक लंबा समय जब भाजपा को शासन करने के लिए मिला था, और ये जग जाहिर है कि कोई भी शासन काफी लंबा समय तक काबिज रहता है तो जनता भी उससे उबाऊ हो जाती है, उसकी नीतियों से, उसकी पॉलिटिक्स से उबाऊ हो जाती है। बदलाव की लहर थी नो डाउट 2018 में, और बदलाव भी हुआ, लेकिन इस बदलाव के बाद एक अपेक्षा थी कि चलो जो शासन में जो बैठे लोग हैं वो निष्क्रिय हो चुके थे, एक ताज़ा तरीन जो आएंगे विधायक चुन के आएंगे, और सरकार का कामकाज एक ताज़ा तरीन एक नया रूप होगा। लेकिन जो फील्ड में जाके जो सबसे बड़ी कमी पेशी हमको देखने में मिल रही है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भी आरोप नहीं लगा, जो सबसे ज़मीनी बात है वो ये है कि आपने किसी नक्सल इलाकों के लिए, किसी पिछड़े इलाकों के लिए विकास का एक स्ट्रक्चर केवल राजधानी में बैठ के तय नहीं किया जा सकता। पहला मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आदिवासी इलाकों के लिए पहला यह है कि वो ट्राइब से यहाँ साक्षरता प्रतिशत आज भी 50% से कम है। तो हमें पहले क्या ज़रूरत है कि शिक्षा को अपग्रेडेशन हमको कैसे करना है, आधारभूत ज़रूरतों के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, इसके लिए पहले ग्रामीणों को विश्वास में लिया जा रहा था। चूंकि नक्सल इलाका है, नक्सल बाधा है, नो डाउट, ये दोनों ही सरकारों के लिए, चाहे पक्ष व विपक्ष, दोनों के लिए चुनौती रही है। तो इस पे एक ज़मीनी तह पे काम होना था। लेकिन जो हमारे यहाँ जिस तरह से बदलाव हुआ, ठीक है, नई सरकार आई, लेकिन काम काज करने का उसका जो तरीका था उस पर उसने बदलाव नहीं लाया। सबसे अहम बात यह है कि केवल बात बात पर जब डिबेट होती है तो आप कह देते हैं कि अक्सर जब हमने सड़कें बनाई, हमने पुल पुलिया बनाया, लेकिन क्या वास्तव में वो पुल पुलिया बने हैं? पहला। दूसरी बात, रोजगार दे रहे, अगर रोजगार दे रहे हैं तो बीजापुर से हर साल जो पलायन का आंकड़ा है, आप कभी भी देखिए कि पंचायत में एक नियम होता है कि कोई आपके गांव से आपके बाहर रोजगार करने के लिए जा रहा है, यानी रोजी रोटी की तलाश में जा रहा है, तो उसका एक रजिस्टर में एक आंकड़ा दर्ज होने की क्या फॉर्मेलिटी है, क्या उसका पूरा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। हर साल तेलंगाना जो सीमावर्ती राज्य हमारा, मिर्च तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ से कूच कर जाते हैं। हम गंभीर बोलते हैं, एक किसानों की सरकार होने का छत्तीसगढ़ सरकार दावा करती है, इस सरकार में दावा किया जाए, लेकिन जरा सोचिए कि बीजापुर जैसे इलाके में केवल एक चक्रीय फसल ही क्यों ली जा रही है। हमारे यहाँ सिंचाई संसाधन नहीं है, इसलिए हम रबी की फसल नहीं ले पाते हैं। रबी की फसल नहीं होने का लोगों क्या है, बारहमासी रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो वो कहाँ जा रहे हैं? तेलंगाना। अब जरा सवाल पीछे आइए, बारहमासी रोजगार आप नहीं दे पा रहे जबकि मनरेगा यहाँ लागू है, तो मनरेगा में काम कर उसका फंड कहाँ जा रहा है? भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जहाँ मनरेगा के तालाब खोद रहे हैं, नहीं खोद रहे हैं, क्योंकि गोदी खोदना आम बात होती है, मनरेगा में यही एक रोजगार का जरिया होता है। लेकिन ये अगर भ्रष्टाचार की भेंट चलेगी, मशीनों से काम होगा, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? दूसरी बात, शिक्षा से बोलते विकास का रास्ता खुलता है। आपने 200 स्कूलों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है चुनाव में, कांग्रेस बोली कि भाजपा शासनकाल में 200 स्कूल बंद हुए, ठीक है,
आप जो बोल रहे हैं कि भाजपा शासनकाल में बंद, नो डाउट आपने खोला, प्रयास अच्छा था। एक तरफ आत्मानंद की भी बात की जा रही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि हमारे यहाँ 200 स्कूल तो आपने खोल दिए, क्या उनकी फैसिलिटी आत्मानंद की तुलना में है? नहीं है। शिक्षा दूत है जिनके समय पे मानदेय नहीं मिल रहा है। अब जरा बताइए कि आत्मानंद में सीट 300, एक तार्किक बात है, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा एडमिशन नहीं होता, वो उस स्कूल में जाता है जहाँ फैसिलिटी नहीं है। एक ही काल अवधि में मेरा बच्चा एक अलग स्कूल में पढ़ता, 300 बच्चे आत्मानंद में पढ़ते, उनकी एजुकेशन अच्छी निकल जाती तो एक बड़ा तबका छूट जाता है। तो ये मुद्दे हैं जो निकल कर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को एक अच्छे बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वास्तव में 5 साल में आप सीधे सवाल करते हो कि आपने वो कौन सी उपलब्धि हासिल की जिस पे आप गर्व कर सके। जिला हॉस्पिटल में आप खुद देखिए कि आज टॉप सर्जन्स की ज़रूरत होती है। हमें यहाँ नक्सल इलाका, एड वक्त पे धमाके होते हैं, आदिवासियों को गंभीर बीमारी हो जाती है जागरूकता के अभाव में, लेकिन हमारा जिला अस्पताल में सोचिए कि एमडी की व्यवस्था है लेकिन टॉप सर्जन्स नहीं है, टॉप जो सर्जरी होती है उसकी फैसिलिटीज नहीं है। और ये खुद सोचिए कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी ज़रूरत है, तो ये नहीं है। नहीं, मेरा उसी पे काउंटर क्वेश्चन है कि जैसे गवर्नमेंट जब भी भूपेश बघेल आ रहे हैं या कोई भी कांग्रेस का लीडर आ रहा, तो वो सिलसिलेवार से अपनी उपलब्धियों गिना रहे हैं, क्योंकि जिस और शिक्षा में अभी कल ही एक इंटरव्यू में मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि हमने जो है वो आत्मानंद स्कूल बनाया और वो भी बस्तर के वासियों ने इंग्लिश मीडियम बनाया, इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम दिया। तो क्या बीजापुर में ये सारी सुविधा नहीं, आपको नहीं लग रहा कि बीजापुर में ऐसा कुछ है? देखिए, ये अच्छी पहल है सरकार की, अच्छी पहल है, किसी भी काम को करने में वक्त भी लगता है, लेकिन आप इस चीज़ को सोचिए कि कोटा केबिन में आज की स्थिति में और इस सामान्य आश्रम और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में 32,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं हो सकता है कम ज़्यादा आंकड़ा फेल हो रहा हूँ, लेकिन 300 बच्चे को आप अच्छी फैसिलिटी एक स्क्रीन पे पढ़ाया जा रहा है, एक बाहर की फैकल्टी ला के उनको अच्छी तालीम दी जा रही है, लेकिन उन 32,000 बच्चों का भविष्य का जहाँ टीचर्स नहीं है, जहाँ उन लेक्चर्स नहीं है, आप जरा सोचिए कि एक बच्चा निकल जाएगा तो उनकी एजुकेशन कहाँ पीछे छूट जा रही है, आप इसको कवर कैसे करेंगे? सरकार कभी भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने आधारभूत ज़मीनी चीज़ों को लेकर आप तय नहीं कर रहे। खेल अकादमी को देखिए, खेल अकादमी की आज स्थिति क्या है? खेल अकादमी का वर्तमान स्थिति क्या है? खेल अकादमी वैसा जो उपलब्धि हासिल कर रहा था वो नहीं था। और सबसे अहम बात कि हमारे क्षेत्र से इन 5 सालों में कितने बच्चों ने व्यापम हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर उच्च शिक्षा की तालीम हासिल कर कैंपस सिलेक्शन लिया होगा। हम तब गर्व कर सकते हैं जब ये उपलब्धियां हमारे जिले में आ रही होगी। आप आंकड़ा लगा के देखिए कि कितने बच्चे कर रहे हैं, जबकि आमतौर पर जगदलपुर जाके हर साल आपको सिलेक्शन का रिजल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिलता है? ये चलिए, आपने अब ये छोड़ा तो मैं इसमें भी एक सवाल ऐड कर दे रही कि पीछे लगभग मुझे लगता है 3 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले की बात है, बस स्टैंड में सीपीआई ने प्रोटेस्ट किया था और उनकी डिमांड थी कि यहाँ जो शिक्षक भर्ती होगी, अभी सहायक शिक्षक भर्ती होगी, उसमें आदिवासी बच्चे चाहिए, उनकी एक डिमांड थी। तो क्या जो यहाँ के जो पहले की सरकार रही है या जो अभी 5 साल की सरकार, क्या वो आदिवासियों को वैसी शिक्षा में नहीं ला पा रही है कि उनको दिया जा सके, या वो आदिवासियों के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, जबकि ये सीट ही आदिवासी सीट है? देखिए, स्टैंड का मुद्दा है, चूंकि कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन तो सरकार ने किया था छोटी छोटी रिक्तियों के लिए, हालांकि ये कोर्ट का मसला है, क्योंकि इसे एक विशेष संरक्षित क्षेत्र में कोर्ट भी नहीं मानती है ऐसे में बस्तर को, लेकिन यहाँ के स्थानीयों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मांग सही है, मैं 100% सही बोलता हूँ। लेकिन आप खुद आकलन कीजिए ना, मैं अभी थोड़ी देर में बोल रहा था कि व्यापम पीएससी जैसे परीक्षा हो, व्यापम में तो आम छोटे पोस्टों की परीक्षा होती है, लेकिन वास्तव में यहाँ जब वैकेंसीज निकल रही है तो योग्यता कितने बच्चों में है, कितने बच्चे कोर्स कर पा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी केवल स्कूली शिक्षा को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आपने सवाल कीजिएगा कि उच्च शिक्षा क्या है। गोपालपट्टनम कॉलेज, बीजापुर कॉलेज और भैरमगढ़ कॉलेज, फैकल्टी तो छोड़ दीजिए, आज आप हम जाएंगे टेलीकम्युनिकेशन हो, जितने भी हो, जो स्किल डेवलपमेंट पे हम अपनी पढ़ाई करते हैं, जिससे हमें रोजगार मूलक पढ़ाई करते हैं, वो डिग्री भी हो, लेकिन क्या इसका संचालन किया जा रहा है? हम प्लेन डिग्री करें, बीए, बीकॉम, बीएससी, क्या इससे हमारे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? स्किल नहीं हो पा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी यहाँ सोच नहीं बदली, कोई भी सरकार हो, सोच आधारभूत स्तर पर नहीं बदला। नक्सल इलाके के लिए, विकास के लिए, विकास का पैमाना यहाँ के लोगों के तालमेल के साथ, यहाँ बुद्धिजीवी है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा, जो अब तक नहीं दिख रहा। अब तक नहीं था। तो इनका कहना है, रंजन जी का, कि भले ही सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, जिसकी भी सरकार हो, लेकिन जो बीजापुर की जो जरूरत है, मतलब जो आधारभूत जरूरत है, उसको नहीं पूरा किया जा रहा। एजुकेशन में उनका कहना है कि
स्किल नहीं दे पा रहे, मतलब हम एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल नहीं दे पा रहे, तो हमारे पास दूसरे जर्नलिस्ट में उनसे भी जाने। अच्छा, भरत, मेरा ये सवाल कि यहाँ पर पलायन एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर लोग हर साल जा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि हम धान की खेती में अच्छा एमएसपी दे रहे हैं और लोग इससे खुश हैं। क्या बीजापुर में जब आप देख रहे हो तो बीजापुर में ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से अब सरकार तमाम तरीके के वादा करती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में हमने एक रिपोर्ट किया था, मैं और मुकेश भैया, हम दोनों ने साथ में किया था, जमलो मड़कामी। आई थिंक मुझे एज याद नहीं है अभी। वो लड़की नाबालिग बच्ची थी, उसने पलायन करने के लिए तेलंगाना गई भी थी। लॉकडाउन के वक्त जब वो उसकी घर वापसी हो रही थी, उस दरमियान उसने डिहाइड्रेशन का शिकार होने की वजह से उसने दम तोड़ दिया था। तो ये एक बड़ा एक वजह है। एक तरह सरकार ये कहती है कि हम पलायन रोक रहे हैं, सारी सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं। अगर सारी सुविधा यहाँ पे होती तो क्या ऐसी मजबूरी हो रही कि वो पलायन करने में मजबूर हो जा रहे हैं? तो एक बड़ा फैक्टर है। सरकार स्वार्थ साधने के लिए तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, बुनियादी हैं, हम ये कह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उस तरीके की बात करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र कहा था, मैं अपने इंटरव्यू में बार बार ये कहता हूँ कि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाती है, जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे चीज़ें कुछ और निकल के आती हैं। ये है कि देखिए, जो बीजापुर है, बस्तर को समझना होगा, ये एक ऐसी भौगोलिक स्थिति और यहाँ की पृष्ठभूमि है कि हर जिले में एक अलग माहौल है, अलग स्थिति है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति भी अलग है, उसका रहन सहन भी थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। तो बीजापुर जो है वो एकदम बॉर्डर का एरिया है, इसके आगे भोपालपट्टनम, उसके आगे आपको तेलंगाना, एक तरफ आंध्रा, महाराष्ट्र, ये सटे हुए जिले हैं। तो यहाँ पलायन का मामला भी, एजुकेशन तो कम है, ये पलायन का ही मामला। मेरा दूसरा जो अगला सवाल है, आप दोनों से एक साथ सवाल है कि जो 5 साल में सरकार ने वायदे किए हैं और उससे पहले भी भाजपा लंबे टाइम तक यहाँ पर रही है, बीजापुर के हिसाब से क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ भी ऐसा काम किया गया हो या कुछ ऐसा हो जिसपे बोला जा सके कि हाँ, ये बहुत बड़ा काम बीजापुर के लिए हुआ है? देखिए, सबसे पहले आपको तो बस्तर के बारे में जानना होगा। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि बस्तर को पूरा हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। यहाँ पे जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, या फिर मोदी जी की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, वो लगातार बस्तर के दौरों पे हैं। और ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासियों की। आज आदिवासी की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से जो है आंदोलनरत है। अगर हम एडसिमिट्टा की बात करें, सिलगेर की बात करें, बुर्जी की बात करें, बेचापाल की बात करें, ये तमाम जगहों में आज भी आदिवासी अपने मांगों को लेकर आज भी आंदोलनरत है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ के आदिवासियों को सबसे पहले सरकार को समझाना होगा कि उनके जो मांगे हैं वो पूरा हो। पर आपको एक चीज बता दूं, लखीमपुर में जो है भूपेश बघेल जी, एक सड़क हादसा होता है, वहां पे आई थिंक बहुत से पैसे, समथिंग 50 लाख जो है हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। पर सिलगेर में 3 से 4 ग्रामीण मारे जाते हैं फायरिंग में। वहां पे कैंप के विरोध में आंदोलनरत थे, उस फायरिंग में मारे गए। उसके बाद भी आज तक उनको कई बार उन्होंने सरकार से मांग की कि हमको भी मुआवजा राशि मिल जाए, पर आज तक उनको मुआवजा राशि नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर की स्थिति अभी चुनाव को लेकर यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से महेश गागड़ा जी यहाँ पे 2 बार विधायक रहे, और 2018 में जो है महेश गागड़ा जो है, माफ करेंगे, विक्रम मंडावी महेश गागड़ा जी को हराया था। 2 बार विधायक थे वो, ठीक है। और 2013 में शायद महेश गागड़ा जी विक्रम मंडावी को हराया। तो कुल मिला के ये अब जो माहौल है यहाँ का बराबरी देखा जा रहा है। जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अगर बीजापुर की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो विकास यहाँ पे देखने मिला, हमने जब ग्राउंड पे गया तो लोग ये कह रहे हैं कि विकास तो हुआ, उसके बाद भी बदलाव की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, कल ही हम लोगों ने बारेगुड़ा क्षेत्र में दौरा किया था, हमारे तमाम पत्रकार साथी वहां गए हुए थे, और बीजापुर में एक पीडब्ल्यूडी के, माफ करेंगे, एनएच के तरफ से एक सड़क का यहाँ पे निर्माण कराया जाता है। तकरीबन 10 किलोमीटर एजुकेशन सिटी से घाटी तक का जो 7.40 करोड़ के लागत से ये सड़क बनाया गया, लेकिन यहाँ पे उस सड़क की कोई जरूरत नहीं थी। आज अगर आप बारेगुड़ा जाइएगा, बारेगुड़ा से तकरीबन जो है 10 किलोमीटर दूरी है, भोपालपट्टनम से 7 से 8 किलोमीटर तक की जो सड़क है वो पूरी जर्जर स्थिति है, गड्ढे हैं, बारिश में बहुत दिक्कत होता है। तो कुल मिला के इस बार चुनाव का जो माहौल है यहाँ पे बहुत गरमाया हुआ है। तो कुल मिला के ये बस मुद्दे चाहिए, और जिस तरीके से लोग लगातार अपने मांगों को लेके जा रहे हैं,
तो उसमें एक अलग चीज देखने मिल रहा है, क्योंकि लोग नाराज तो इस बार, अगर हम बस्तर की बात करें, सुकमा की बात करें, तो सुकमा जो आबकारी मंत्री है बस्तर के, वो कवासी लखमा जी, जो देश और दुनिया में अलग तरीके से जाने जाते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसा लग रहा है कि उनके अगर कार्यकर्ता जब गांव जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, उन लोगों को वहां से वापस भेजे जा रही है, तो सोचिएगा स्थिति। देखिए सबसे बड़ा कारण ये है, आदिवासी क्षेत्र, मैंने बताया आपको कि आज भी बस्तर में कई आदिवासी आंदोलनरत है। वो दरअसल ये चाह रहे हैं कि जब भी कैंप बनते हैं, हालांकि कैंप बनना चाहिए, कैंप बनेगा तो विकास वहां पहुंचेगा, लेकिन उस कैंप से ये नाराज इसलिए क्योंकि अगर वो कैंप बनेगा तो ये जो पुलिस है उनको परेशान कर रही, उनका आरोप है। हालांकि कैंप बनता है तो निश्चित तौर पर विकास बनेगा, सड़क बनेगा, पर उनका ये कहना है कि कैंप के जितने भी जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, घरों में घुस के मारते हैं, उनको परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं, ये एक बड़ा फैक्ट यहाँ देखने में रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं बस्तर में जो 12 विधानसभा सीट है, इस बार थोड़ा चेंजेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब सीटों का हाई सीट माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव इस बार बहुत शानदार होने वाला है। जीत हार का फैसला बस आपको 3 तारीख को ही पता चल जाए। जी देखिए, बिल्कुल बीजापुर की जनता ने 2007 के बाद से लेकर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 2013 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट, मतलब बीजापुर की जनता ने दोनों गवर्नमेंट को देखा है। लगभग 2000 जब छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद में जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी, तो उसके बाद 2007 में बीजापुर जिले का गठन किया गया। बीजापुर जिले का गठन हुआ तो उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट लिया गया था? ऐसे कितने अधिकांश इलाके थे, जैसे बीजापुर मुख्यालय में 4 तहसील हैं, 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक में ऐसे कितने वर्ग होंगे, कितने आदिवासी समुदाय का इलाका है, अधिकांश इलाका। तो उस इलाके में आप देखिए कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस था, जो ग्राफ था, वो पहले 4% या 3 पॉइंट कुछ समथिंग लमसम था। तो उस इलाके में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी 2018 में, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक बड़े चांसेस की उम्मीद थे लोगों में, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड क्लियरेंस पे वो ज्यादा उतनी हावी नहीं हुई। और अधिकांश जो गवर्नमेंट अभी जिस डेवलपमेंट की बात कर रही है, हमने डेवलपमेंट किया, हमने सोशल मीडिया में फोटोज वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा। ऐसे क्या वजह हो गई कि आज भी लोग, जब चुनावी माहौल है तो लोग इस आंदोलन पे उतर आए, वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, वो खुलकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोनों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टीज जब थी उस समय नक्सलवाद की समस्या भी थी, आज भी नक्सलवाद की समस्या है। पहले नक्सलवाद की समस्या पर लोग सरकार को दोष देते थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट में दबाव है तो अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों को सरेआम पीटा जा रहा है। और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी ये शिकायतें सामने आई कि अंदरूनी इलाकों से माओवादी का नाम बता करके कुछ ग्रामीणों को उठाया जा रहा है, कुछ ग्रामीणों को जेल में बंद किया जा रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आई थी उससे पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में जारी किया गया था कि जो नक्सल मामले में जो बंद है, जो जिन पर गलत आरोप लगा करके जिन ग्रामीणों को सरकार ने अंदर घेरा था, उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर के ऐसे जो मुठभेड़ अभी एनकाउंटर कुछ दिन पहले हुआ, उसको लेकर के ये गवर्नमेंट अभी दावा कर रही है कि अब नक्सली बैकफुट पर है। लेकिन ये कैसे क्राइसिस में माना जाएगा, क्योंकि आज भी लोग अंदरूनी इलाकों में देख रहे हैं कि चुनाव को वो खुलकर बहिष्कार कर रहे हैं। आंकड़ा अभी भी जो है, हमारे साथियों ने बताया कि आंकड़ा भी कुछ दिनों पहले से ही वो 50-50 का आंकड़ा जो आ रहा है, ये एक्चुअल है, क्योंकि बीजापुर की जनता ने दोनों सरकार को देखा है। हालांकि 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था बीजापुर को, लेकिन अधिकांश अब जो है वर्तमान स्थिति में ये काफी चुनौतीपूर्ण है दोनों के लिए। ये देखना ये होगा कि अब जनता किसके पक्ष में अपना बहुमत देती है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।